नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जीके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कैलाशनाथ। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम राजस्थान जियोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की वनस्पति को ए टू जेड पूरी थ्योरी और ट्रिक्स और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पढ़ेंगे। अगर आप रीट, आरपीएससी, सीटी, पटवारी, पुलिस, एलडीसी या किसी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। तो आप आज का जो आपका टॉपिक है वो है राजस्थान की वनस्पति, जिसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते पीडीएफ को, ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो है राजस्थान की वनस्पति। तो सबसे पहले हम वनस्पति का अर्थ देखते हैं। वनस्पति का अर्थ क्या है? इससे आशय है किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास एवं अन्य वनस्पति। मतलब वनस्पति का अर्थ यही है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले जैसे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ एवं जो अनेक जो वनस्पति होती है उसको हम वनस्पति कहते हैं। हम वनस्पति को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक वनस्पति, एक कृत्रिम वनस्पति। हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो मतलब प्रकृति के द्वारा जो उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं उसको तो कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। कृत्रिम वनस्पति की हम बात करें तो जो मनुष्य के द्वारा जो लगाई जाती है उसको कृत्रिम वनस्पति कहते हैं। ये देखो यहाँ वर्गीकरण दे रखा है। तो हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, जो वनस्पति बिना मानव हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उगती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब जो जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और प्रकृति के द्वारा जो उगती है उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। कृत्रिम वनस्पति मतलब जिसमें एक मानव का हस्तक्षेप होता है, मनुष्य का हस्तक्षेप होता है, उसे कृत्रिम वनस्पति कहते हैं। बढ़े आगे। अब देखो, आप राजस्थान का वन क्षेत्र एवं भौगोलिक ढांचा देखो। आप देखो, भौगोलिक संकेतक नीति, विवरण एवं निर्धारण लक्ष्य और राजस्थान की वर्तमान स्थिति देखो। कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कितना है? हम जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्या मतलब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, आपको याद रखना है। वर्तमान वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो 9 से 10%। कितना? 9 से 10% है। समय समय पर सरकारी आंकड़ों व वन रिपोर्ट में आंशिक परिवर्तन संभव है। मतलब देखो, इस आंकड़ों के अंदर हर समय थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। हम राष्ट्रीय वन नीति आदर्श लक्ष्य मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 33% भाग पर वन अनिवार्य है, और हम राष्ट्रीय वन नीति आदर्श लक्ष्य की बात करें तो 66% भाग पर वन अनिवार्य है। ठीक है, मतलब जो मैदानी क्षेत्र के अंदर तो 33% और पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 66%। राजस्थान का वन क्षेत्र राष्ट्रीय और औसत एवं आदर्श लक्ष्य से काफ़ी कम है। मतलब राजस्थान का जो वन क्षेत्र है वो राष्ट्रीय औसत एवं आदर्श लक्ष्य से काफ़ी कम है। मतलब जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित जो आंकड़े तय कर रखे हैं ना, उससे ये काफ़ी कम है। आगे देखो, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक देखो। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करते हैं। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ की वनस्पति को निम्नलिखित कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। वर्षा की हम बात करें तो वर्षा राज्य में वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है। पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वहीं दक्षिण पूर्व की बात करें तो 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपको याद रखना है। तापमान व जलवायु की हम बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च तापमान एवं शुष्कता पाई जाती है। मतलब जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है ना, उसमें आपने ना उच्च तापमान है, शुष्कता पाई जाती है, मतलब काफ़ी गर्मी है। आप देखना, मिट्टी एवं स्थला करती है। रेतीली, लाल लोमी, काली और अरावली की पथरीली मिट्टी अलग अलग प्रकार के वृक्षों का सहारा देती हैं। भूजल ऊंचाई व मानक गतिविधियाँ देखें तो गिरता भूजल स्तर, पर्वतीय ढाल जैसे माउंट आबू और इंसानी हस्तक्षेप व चराई। मतलब जो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक है ना, वो इसके अंदर हमने देखे हैं।
ठीक है, बढ़े आगे हम। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासों की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आगे देखो आप, अब देखो हम राजस्थान में वनस्पति का क्षेत्रीय भौगोलिक विवरण देखो अब। ठीक है, जो वनस्पति का क्षेत्रीय विवरण हम देखते हैं, जैसे राजस्थान में वन वाले प्रमुख जिले और न्यूनतम वन वाले प्रमुख जिले। देखो हम सर्वाधिक जो वन वाले जिले की हम बात करें तो एक तो आपको उदयपुर याद रखना है, सिरोही याद रखना है, बांसवाड़ा याद रखना है, प्रतापगढ़ याद रखना है, डूंगरपुर याद रखना है। हम न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर याद रखना है, बाड़मेर याद रखना है, बीकानेर, चूरू, जालोर के कुछ भाग आपको याद रखना है। मतलब आपको सर्वाधिक वन पूछे, सर्वाधिक वन वाले जिले पूछे तो उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर याद रखोगे। न्यूनतम वन वाले पूछे तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और जालोर के कुछ भाग आप याद रखोगे। आया यहाँ तक समझ में, तो हम आगे बढ़े। अब ये देखो, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के प्रमुख प्रकार देखो। हम वनस्पति के प्रकार देखो, 4 प्रकार हैं जो हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो औसत वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। इसके प्रमुख जिले की बात करें तो उदयपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा हैं। वहीं इसके हम प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पतियों की बात करें तो ढोक, ढोकड़ा, सालर, खैर, बेर, महुआ, तेंदू, बांस, नीम आपको याद रखना है। हम उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की बात करें तो औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर याद रखना है। हम इसके प्रमुख क्षेत्र एवं जिले की बात करें तो जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, सीकर और झुंझुनू आपको याद रखना है। वहीं हम इसके वृक्ष एवं वनस्पतियों की बात करें तो खेजड़ी, बबूल, रोइडा, कुमट, जाल, कैर, फोग याद रखना है। मरुस्थलीय वनस्पति मुरुदभिद की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा याद रखनी है। हम इसके प्रमुख क्षेत्र जिले की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू याद रखना है। हम इसके प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पतियों की बात करते हैं सेवण घास, फोग, लाना, खेजड़ी, रोइडा, आक और थोर याद रखना है। हम वहीं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो औसत वर्षा, अत्यधिक वर्षा। हम इसके प्रमुख क्षेत्र जिले की बात करें तो माउंट आबू क्षेत्र, जो ठंडी जलवायु होती, देखो यहाँ अत्यधिक वर्षा है, अत्यधिक वर्षा होगी तो भाई ठंडी जलवायु होगी। ठीक है, तो देखो ठंडा इलाका है तो देखो वृक्ष भी आम हो रहे हैं, जामुन हो रहे हैं, बांस हो रहे हैं, बरगद हो रहे हैं, पीपल हो रहे, गुल्लर हो रही है। ठीक है, तो आया यहाँ तक समझ में, तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसमें काफ़ी आप थोड़ा देखने में थोड़ा फायदा होगा। अब देखो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, क्या याद है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। एक सेकेंड, हाँ, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है। अब यहाँ ये भी हो गया, ये करना है। ठीक है, देखो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसके हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आपको प्रोसोपिस सिनेरे याद रखना। काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या, तो प्रोसोपिस सिनेरे याद रखना है। हम इसके फैमिली की बात करें तो फेबेसिया आपको याद रखना है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम पूछे तो प्रोसोपिस सिनेरे याद रखोगे, और इसके कुल एवं फैमिली की बात करें तो फेबेसिया आपको याद रखना है। इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। किसको? खेजड़ी को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के नागौर, जोधपुर,
बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है। यह विश्नोई समाज में अत्यंत पूजनीय है। मतलब जो मरुस्थल का कल्प वृक्ष पूछे तो खेजड़ी बता देना। और ये पश्चिमी क्षेत्र में होता है। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो हमारी विश्नोई समाज है ना, उस वो अत्यंत इसको पूजनीय मानती है। हम इसके उपयोग की बात करें, सांगरी, इसकी फलियों से स्वादिष्ट सब्जी बनती है। लूंग, इसकी पत्तियां जो पशुओं के लिए पौष्टिक पौष्टिक चारा होती है। देखो क्या होता है, जो खेजड़ी होती है ना, इसकी इस पे जो फलियां आती है जिसको सांगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। जो इसकी सब्जी काफ़ी बढ़िया बनती हैं। ज़्यादातर आप देखना होली के समय जो शीतला सप्तमी वगैरह आती है ना, उसमें इसकी सब्जी बनती है। वैसे तो राजस्थान में तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। सांगरी की सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। अगर आपने भी खाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर मैंने भी खाई है। ठीक है। जो खेजड़ी पे जो फलियाँ आती है ना, जिसको सांगरी कहते हैं, तो वो तो स्वादिष्ट सब्जी के लिए काम आती हैं। और जो खेजड़ी की जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक चारा है। ठीक है। हम इसके अन्य लाभ की बात करें, इसकी लकड़ी ईंधन व फर्नीचर में काम आती है तथा ये जड़ों के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाकर उर्वरता बढ़ाती है। मतलब जो खेजड़ी वृक्ष है ना, इसकी बात करें तो इसकी लकड़ी है ना, ईंधन के लिए काम आती है, फर्नीचर में काम आती है। वहीं इसकी हम जड़ों की बात करें तो वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बढ़ाती है। ठीक है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी में आपको समझ में आया। वैज्ञानिक नाम पूछे तो प्रोसोपिस सिनेरे याद रखेंगे। कुल और फैमिली की बात करते फैबेसिया आपको याद रखना है। इससे मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में वैसे तो पूरे राजस्थान में ही पाई जाती हैं, लेकिन हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ सबसे अधिक पाई जाती हैं, जिसमें नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। और विश्नोई समाज के लिए ये अत्यंत उपयोगी हैं। इसकी जो सांगरी की जो इस पर जो फलियाँ लगती है उसको सांगरी कहा जाता है। इसकी सब्जी काफ़ी स्वादिष्ट बनती हैं। अगर आपने नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर खाई। अगर खाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दें कि सर मैंने खाई है। जो इसकी पत्तियाँ होती है वो पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक चारा बनती हैं। इसकी हम लकड़ी की बात करें तो ईंधन व फर्नीचर में काम आती है। इसकी जड़ों की हम बात करें तो मिट्टी में नाइट्रोजन की उर्वरकता बढ़ाती है। आया समझ में? अब देखो थोड़ा इसको भी, अब देखो रोइडा एवं अन्य प्रमुख वृक्ष। देखो रोइडा वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला उंडुलेटा। टेकोमेला इंडुलेटा याद रखना। हम मरुस्थल का इसे मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। इसके सुंदर नारंगी लाल रंग के फूल होते हैं। ये मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में पाए जाते हैं। इसकी उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का उपयोग फर्नीचर निर्माण में किया जाता है। हम रोहिडा की बात करें तो इसके वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो इसको टेकोमेला उंडुलेटा कहा जाता है। इसे मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। इसके सुंदर सुंदर नारंगी रंग के फूल आते हैं। कैसे आते हैं? नारंगी रंग के फूल आते हैं। और इसके मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी जो लकड़ी होती है वो फर्नीचर में काम आती है। आया समझ में? तो इधर देखो आप, अब ये देखते हैं डोक डोक। हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एंडोगेसस पेंडुलेटा सॉरी एंडोग्रेसस पेंडुला आपको याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्राकृतिक वृक्ष है जो अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत हैं। इसके मुख्य जिले की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, अजमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग ईंधन, उत्तम कोयला, पशु चारा के लिए किया जाता है। ठीक है। ढोक ढोकड़ा की बात करें, वैज्ञानिक हम बात करें एनोगेसस पेंडुला आपको याद रखना है। ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक ये होता है। हम इसके मुख्य जिले की बात करें उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, अजमेर याद रखना है। और इसके उपयोग की बात करें तो ईंधन, उत्तम कोयला, पशु चारा के लिए ये काम में आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमने एक तो अपने खेजड़ी के बारे में पढ़ा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। अपने राज्य भर खेजड़ी हमने पढ़ा, रोइडा पढ़ा और ढोक ढोकड़ा पढ़ा। बिल्कुल शांति बना रखे, आगे और भी इससे बड़े बड़े आने वाला है। तो एक बार इसको छाप दो अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बढ़े आगे। आगे देखो, ये है आपके लिए खजाना, ये है आपके लिए खजाना। राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष एवं झाड़ियाँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा समझ में आए आपको, ठीक है। अब देखो सारे वृक्ष आ गए। हम बबूल की बात करें, बबूल की बात करें तो बबूल का नाम है वैसेलिया नीलोटिका। वैसेलिया नीलोटिका आपको याद रखना है, ठीक है। इसके हम क्षेत्र की बात करें, नागौर, बीकानेर और चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसकी हम प्रमुख विशेषता की बात करें तो बबूल पे एक तो गोंद आता है, इसकी लकड़ी मजबूत होती है, ईंधन एवं कृषि उपकरण में इसका निर्माण इसका काम आता है। जो बबूल होता है ना, बबूल का वैज्ञानिक नाम है वैसेलिया नीलोटिका। बबूल वैसे तो पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा की बात करें नागौर, बीकानेर और चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें एक तो गोंद होता है, इसकी लकड़ी भी मजबूत होती है और ईंधन व कृषि उपकरण में इसका प्रमुख उपयोग किया जाता है। अब देखो किक्कर विलायती बबूल, किक्कर विलायती बबूल, हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आपको याद रखना है। हम इसके मुख्य क्षेत्र की बात, कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। हम इसकी विशेषता की बात करें और इसका उपयोग की बात करें तो ईंधन व चारकोल हेतु प्रयुक्त है। ये एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है, ये विदेशी आक्रामक मतलब किक्कर विलायती बबूल, इसको हम मारवाड़ी के डकनिया कह सकते हैं, जिसके ईंधन व चारकोल हेतु प्रयोग किया जाता है। ये एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है। क्या विदेशी आक्रामक प्रजाति जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक होते हैं ये। अब देखो जाल, हम जाल के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम है सल्वाडोरा पेर्सिका। सल्वाडोरा पेर्सिका याद रखना है। हम इसके मुख्य क्षेत्र की बात करें जैसलमेर व बाड़मेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसकी हम प्रमुख विशेषता उपयोग की बात करते हैं, इसकी टहनियाँ पारंपरिक दातुन, फल, पीलू व पशु चारे हेतु प्रसिद्ध होती है। मतलब जो जाल होता है ना, जाल जो वृक्ष मतलब वृक्ष और झाड़ी सब की बात, जाल होता है ना, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सल्वाडोरा पेर्सिका याद रखना है। ये मुख्य जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसकी जो टहनियाँ होती है वो पारंपरिक दातुन, फल, पीलू व पशु चारे हेतु प्रसिद्ध हैं। बढ़े आगे, कुमट कुमटा, कुमट कुमटा, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते तो एकेशिया सेनेगल याद रखना है। क्या याद रखोगे? एकेशिया सेनेगल आप याद रखोगे। मुख्य क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी विशेषता उपयोग की बात करें, इससे विश्व प्रसिद्ध उच्च गुणवत्ता वाले गोंद प्राप्त होता है। क्या? इससे विश्व प्रसिद्ध उच्च गुणवत्ता वाले गोंद प्राप्त होते हैं। हम बेर की बात करते हैं, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जिजीफूस मेरिटियाना याद रखना है। जिजीफूस मेरिटियाना याद रखना है। इसके मुख्य क्षेत्र की बात करें संपूर्ण राजस्थान में होता है। इसकी मुख्य विशेषता उपयोग की बात करें मीठे फल एवं पत्तियों से पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्राप्त होता है। मीठे फल एवं पत्तियों से पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्राप्त होता है। आगे हम केयर की बात करें, केयर की वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैपारिस डिसिडुआ, कैपारिस डिसिडुआ याद रखना है। हम इसके मुख्य क्षेत्र की बात करें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक होता है। हम इसके विशेषता एवं उपयोग की बात करें तो प्रसिद्ध पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन और केर सांगरी का मुख्य आधार है। मतलब अपने जो राजस्थान की हम बात करें तो जो केर होते हैं, केर, आगे हमने सांगरी पढ़ा, केर सांगरी अपने गुंदे वगैरह इसकी सब्जी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो केर सांगरी का ये मुख्य आधार है। इनकी मिक्स में सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। हम फोक की बात करें, फोक की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम की हम बात करते कैलिगोनम पोलोगोनोइडेस आपको याद रखना है। इसके मुख्य क्षेत्र की बात करें थार मरुस्थल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके हम रेतीली टीले को स्थिर रखने में इसका अत्यंत सहायक है। रेतीली टीले की अत्यंत सहायक है, ठीक है। हम अब आगे बात करें थोर, थोर के वैज्ञानिक नाम की हम बात करें, थोर आया ना, थोर है। थोर के वैज्ञानिक नाम की बात करते यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया आपको याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये सर्वाधिक मरुस्थलीय छटान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका उपयोग की बात करें तो कांटेदार पौधा जो शुष्क परिस्थिति में जीवित रहता है, कांटेदार पौधा जो शुष्क परिस्थिति में जीवित रहता है। हम आग की बात करें, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैलोट्रोपिस
प्रोसेरा याद रखना है, कैलोट्रोपिस पेरोसेरा कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आपको याद रखना है। ये संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है। इसकी विशेषता उपयोग की बात करें तो विशिष्ट औषधीय महत्व रखने वाला मरुस्थलीय पौधा है। विशिष्ट औषधीय महत्व रखने वाला ये मरुस्थलीय पौधा है। हम नीम की बात करें, क्या नीम की बात करें तो नीम का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो अजाडीरा सटा इंडिका आपको याद रखना है। ये संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है। हम औषधीय गुणों से भरपूर प्राकृतिक कीटनाशक व दातुन हेतु उपयोग किया जाता है। इसके औषधियों, क्योंकि इसके अंदर जो कड़वापन होता है ना, तो इसके अंदर काफ़ी औषधि गुण होते हैं। इसका प्राकृतिक कीटनाशक मतलब अगर इसके सेवन करने से काफ़ी फायदा होता है। और राजस्थान के अंदर इसका दातुन के लिए भी उपयोग किया जाता है। आगे देखो आप, पीपल की बात करें तो पीपल का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फिगस रेलिगियोसा आपको याद रखना है। फिगस रेलिगियोसा आपको याद रखना है। और हम इसके ये मैदानी अर्धशुष्क में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके महत्व एवं विशेषता उपयोग की बात करें तो धार्मिक महत्व, सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले वृक्षों में प्रमुख है। पीपल से काफ़ी ऑक्सीजन भी मिलती हैं और धार्मिक कार्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बरगद की हम बात करें और इसके वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो फिगस बेंगलेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है और संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है। हम इसकी विशेषता और उपयोग की बात करें, विशाल छायादार वृक्ष और अद्वितीय धार्मिक पर्यावरणीय महत्व है, इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो, मैं कह रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ये सारणी एक बार आप छाप दो। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष एवं झाड़ियाँ देख लेना। कोई भी चाहे परीक्षा हो राजस्थान की, इसमें से एक दो तो पूछ ही लेते हैं। मैंने पूरी इंडेक्स बना के लेके आया हूँ। एक बार आप अपनी कॉपी में छाप लो और बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापो और फटाफट अपनी नोटबुक में छापो एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ की बात करूँ तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जो अपने जीके भाई कैलाशनाथ के नाम से ही है। तो मैं इसकी लिंक अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो, राजस्थान की प्रमुख घासें। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास का बहुत बड़ा योगदान है। सेवन घास जो मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण और पौष्टिक घास है। दुधारू पशुओं के लिए सर्वोत्तम चारा मानी जाती है। मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। सेवन घास है ना, सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक औषधि गुण का यह काम करती है। दामन घास की बात करें तो यह भी अत्यंत दुधारू पशुओं के चारे और चरगाओं के विकास के लिए बेहद उपयोगी, ये भी याद रखना। दूध घास के नाम से कौन से प्रसिद्ध है? तो संपूर्ण राजस्थान में पाए जाने वाले पारंपरिक घास जिसका गहरा धार्मिक एवं औषधीय महत्व है। भूरट घास की बात करें, पश्चिमी व शुष्क क्षेत्रों में स्वतः उगने वाले कांटेदार बीज युक्त घास है। मुंज घास की बात करें तो इसके रेशों का उपयोग घरेलू स्तर पर मजबूत रस्सी, चटाई, टोकरी और हस्तशिल्प उत्पादन बनाने में किया जाता है। देखो, एक राज्य का जो राज्य पुष्प रोहिड़ा याद रखना आपको, ठीक है। एक सेकंड, रोहिड़ा कहाँ पढ़ा था हमने, ठीक है। अब याद रखना, ठीक है। हो गया यहाँ तक तो? अब देखो, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। देखो, वन विभाग द्वारा सुरक्षा एवं नियंत्रण के आधार पर राज्य के वनों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया। कितने? 3 याद रखना है। आरक्षित वन ये सर्वाधिक सुरक्षा प्राप्त वन है।
यहाँ बिना प्रशासनिक अनुमति के प्रवेश, लकड़ी कटाई या पशु चराई पूर्णतः प्रतिबंध होती है। इस पर वन विभाग का एकाधिकार और कड़ा नियंत्रण होता है। मतलब जो वनों के जो प्रशासनिक मतलब जो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है उसको 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन की बात करती है ये सर्वाधिक सुरक्षा वाला वन है। इसको बिना सरकार की अनुमति से न तो इसकी कटाई की जाती है, न ही पशु को चराने के लिए भी पूर्ण प्रतिबंध होती है। इससे इसका सरकार काफ़ी मतलब गवर्नमेंट का काफ़ी नियंत्रण है, तो इसकी सरकार से अनुमति लेना आपको ज़रूरी है। संरक्षित वन की बात करें, ये भी सरकार के पूर्ण नियंत्रण होते हैं, परंतु नियमों के तहत स्थानीय निवासियों को सूखी लकड़ी इकट्ठा और सीमित पशु चराई की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो संरक्षित वन होते हैं ना, सरकार के अंडर गवर्नमेंट के अंदर तो होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम कार्यप्रणाली बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग आप लकड़ी भी काट सकते हैं और सीमित पशु चराई भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे काट के ले गए, ऐसा नहीं है, लेकिन सीमित आप इसका उपयोग कर सकते हो। अवर्गीकृत वन, जिन वनों को आरक्षित या संरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किए गए हैं या सामान्यतः स्थानीय उपयोग और चराई पर कड़े प्रतिबंध नहीं होते हैं। ठीक, अवर्गीकृत वन मतलब जो आरक्षित वन के अंदर नहीं है, जो संरक्षित वन के अंदर नहीं है, वो अवर्गीकृत वन के अंदर होते हैं, जिस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होती है। आप स्थानीय लोग इसका उपयोग कर सकते हो चराने के लिए भी और लकड़ी के लिए भी। आया समझ में? तो एक बार अपनी नोटबुक में छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लास को एक बार पहले तो शेयर भी कर लिया करो ताकि बच्चे और भी जुड़े। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल अकाउंट योगी के भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपकी कोई समस्या हो तो बिल्कुल हल हो सकती है। ठीक, तो क्लास को शेयर भी कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि बच्चे काफ़ी कम जुड़े हैं। ज्योग्राफी की क्लासें काफ़ी 8-9 क्लासें हो गई है, लेकिन बच्चे काफ़ी कम जुड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा जुड़ो, काफ़ी फ़ायदा होगा। और अपने 1-2 दिन के अंदर जो जून मंथ की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी आने वाली हैं। पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो वो भी करंट अफेयर्स की क्लासें देख लें। और अब 1-2 दिन में अपनी जून मंथ की भी क्लासें, जून जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी आने वाली है पूरे मंथ की। बढ़े आगे। अब देखो, वन उपज, वानिकी एवं संरक्षण के उपाय देखो। लघु वन उपज, राजस्थान के वनों में गोंद, शहद, लाख, तेंदुपत्ता देखो बीड़ी बनाने में काम आता है, ये आपको याद रखना। औषधीय पौधे, बांस और विभिन्न घासें प्राप्त होती हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से फर्नीचर, कागज उद्योग, दवा निर्माण, अगरबत्ती और चारे के रूप में होता है। देखो, जो लघु वन उपज है, जो राजस्थान के काफ़ी जो वन होते हैं, जैसे गोंद है, शहद है, लाख है, तेंदुपत्ता है, मतलब ऐसे कोई भी जैसे वृक्ष या घास है, वो देखो अपने फर्नीचर बनाने में, कागज बनाने में, दवा निर्माण में, अगरबत्ती और चारे के रूप में इसका उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखो, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। वानिकी के विभिन्न प्रकार। सामाजिक वानिकी, गांव में खाली भूमि, सड़कों व नहरों के किनारे बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना तथा ग्रामीणों के लिए ईंधन व चारों की व्यवस्था करना है। ठीक है, जो सामाजिक वानिकी के अंदर होता है ना, जैसे गांव में जो खाली भूमि है, जैसे सड़क है, नहरों के किनारे जो बड़े पैमाने पर जो वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना व ग्रामीणों के लिए ईंधन व चारे की व्यवस्था करना है। ठीक है, कृषि वानिकी की बात करें, किसानों द्वारा अपने कृषि खेतों की मेड़ों तथा खाली स्थानों पर फसल के साथ वृक्ष लगाना, जिससे उनकी आय बढ़े और मृदा संरक्षण हो। बिल्कुल सही है। कृषि वानिकी मतलब जो किसान है ना, उसके पास जैसे ज़मीन है, तो जो जेड़ है, जो मेड़ है, मेड़ पर जैसे आप वृक्ष लगाओ, तो इससे क्या होता है कि जैसे आय बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और जो मृदा संरक्षण है वो भी ज़्यादा होगा और मुनाफा भी होगा, काफ़ी फ़ायदा भी होगा। यह याद रखना है। मरुस्थलीय वानिकी की बात करें, थार के रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए रेत के टीलों का स्तरीकरण करना, इससे खेजड़ी, रोइडा, फोग, सेवन घास और बबूल का मुख्य योगदान है। मतलब जो मरुस्थलीय वानिकी है ना, जैसे मरुस्थल को रोकने के लिए क्या करना, रेत के टीले, रेगिस्तानी इलाके को रोकने के लिए उपयोगी जो पौधे, जो वृक्ष है, घास है, पौधे, उसको लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे इसका मरुस्थल को रोकने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे खेजड़ी है, रोइडा है, फोग है, सेवन घास है और बबूल आप लगा सकते हो, इनका काफ़ी योगदान है।
आया समझ में? तो अब देखो, वन संरक्षण एवं वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर, वन अग्नि कम होने के कारण कम वर्षा, मरुस्थलीय जलवायु, अत्यधिक चराई, अवैध कटाई, जनसंख्या वृद्धि और अंधाधुंध खनन गतिविधियां। देखो वन वन कम होने के कारण देखो, एक तो कम वर्षा हो, ठीक है, मरुस्थल की जलवायु काफ़ी गर्मीली होती है, अत्यधिक चराई, अवैध कटाई होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, अंधाधुंध खनन। देखो एक तो कम वर्षा हुई, एक भी हमने पेड़ पौधे लगाए नहीं, सिर्फ काट ही रहे हैं, चरा रहे हैं पौधों को, तो वे तो कम ही होना है। संरक्षण के उपाय, बचाने के उपाय देखो, बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण, वनों की अवैध कटाई पर पूर्ण रोक, चराई का वैज्ञानिक नियंत्रण, आम जन में जागरूकता फैलाना। कम होने के कारण देखे। अब बचाने के कारण देखो, काफ़ी हद तक आप पेड़ पौधे लगाओ, जैसे ही बारिश शुरू हो गई आप पेड़ पौधे लगाना शुरू करो, इसको देख रेख करो, कटाई बिल्कुल इसको रोक कर लो, ठीक है। पशु है उसको चराना, मतलब आप लिमिट में चराओ। वनाग्नि नियंत्रण, अत्यधिक गर्मी व मानवीय लापरवाही से लगने वाली आग को रोकने के लिए वनों के बीच फायर लाइन का निर्माण, त्वरित सूचना तंत्र एवं आधुनिक निगरानी प्रणाली आवश्यक है। मतलब वन अग्नि, जैसे वनों में आग लगती है जिसमें काफ़ी नुकसान होता है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, काफ़ी उसका नुकसान होता है, तो इसको रोकने के लिए फायर लाइन का निर्माण करना जरूरी है। आया समझ में? तो एक बार अपने कॉपी में आप छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। एक बार छापो अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व एवं अभ्यारण्य के लिए विशिष्ट वनस्पति देखो। संरक्षित क्षेत्र के वन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व की बात करें तो इस सवाई माधोपुर में, कहाँ पे है? अपने सवाई माधोपुर में है। हम इस वहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य विशिष्ट वनस्पति की बात करें तो ढोक ढोकड़ा, सर्वाधिक मात्रा में खैर, बबूल, बेर, बरगद, पीपल, जामुन, घास, दामन, दूब अधिक पाई जाती है। देखो इसके ये सारणी देखने के बाद आपके सारे उद्यान अभ्यारण्य कंप्लीट हो जाएंगे। टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, इसमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, भरतपुर में है। इसमें पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें तो कदम वृक्ष, बबूल, जाल, पिल्लू एवं प्रचुर मात्रा में जलीय वनस्पति व घास पाई जाती है, जो पक्षियों के लिए स्वर्ग है। फिर हम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, याद रखना इसका क्षेत्र। हम इसमें पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें तो ढोक, खैर, महुआ, तेंदू, सातर, अराल व विंध्याचल की मिश्रित वनस्पति आपको याद रखना है। हम आगे बात करें अपने डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर में है। हम इसमें पाई जाने वाले वृक्ष वनस्पति की बात करें तो खेजड़ी, रोइडा, फोग, केर, जाल, सेवन घास, लाना, आक आदि पाए जाते हैं। और इसमें गोल्डन पक्षी का आवास भी याद रखना है। सरीस का टाइगर रिजर्व की बात करती है अलवर में है। और धोक, सालर, खैर, बांस, बेर के सघन वन इसमें काफ़ी पाए जाते हैं। हम रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं बूंदी में है। और इसमें पाई जाने वाली वनस्पति की बात करते हैं धोक, खैर, बबूल, सालर के वृक्ष आपको याद रखना। तालचापर अभ्यारण्य की बात करें चूरू में है। और इसमें पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें तो सेवन घास व दामन घास का विस्तृत मैदान काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करते हैं सिरोही में है। और इसमें पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें तो आम, जामुन, बांस, बरगद, पीपल और राजस्थान का सर्वाधिक हरित सदाबहार क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। हम सीता माता अभ्यारण्य की बात करें प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। इसमें पाई जाने वाली वनस्पति की बात करें सागौन, टीक के लिए विशिष्ट वन, महुआ, तेंदू, बांस, उड़न गिलहरी का घर याद रखना है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें नदी तटीय क्षेत्र हैं। और नदी तटीय विशिष्ट बबूल, जामुन, अर्जुन के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। तो इसको देखने के बाद आपके सारे उद्यान कंप्लीट हो गए हैं, कहाँ पर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और इसमें पाए जाने वाले जो वनस्पति हैं वो भी अपनी
कंप्लीट हो गई हैं। तो एक बार आप छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। देखो अपने वन लाइनर स्टार्ट हो गए, तो एक बार देख लो। राज्य वृक्ष खेजड़ी और मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। पारंपरिक दातुन के लिए प्रसिद्ध वृक्ष जाल, ये भी आपको याद रखना है, इनको भी लिख लो एक बार। ठीक है, आगे देखो। अब देखो राजस्थान का वन क्षेत्र एवं भौगोलिक ढांचा देखो। भौगोलिक संकेतक तिथि, विवरण एवं निर्धारित लक्ष्य और राजस्थान की वर्तमान स्थिति देखो। कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करते तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की भारत के क्षेत्र पर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कौन? राजस्थान, याद रखना है। वर्तमान वन क्षेत्र प्रतिशत की बात की लगभग 9 से 10% है। समय समय पर सरकारी आंकड़ों व वन रिपोर्टों में आंशिक परिवर्तन संभव है। राष्ट्रीय वन नीति और आदर्श लक्ष्य मैदान की बात कर 33% भाग पर वन अनिवार्य है और राष्ट्रीय वन नीति आदर्श लक्ष्य की बात करें 66% भाग पर अनिवार्य है। जो राजस्थान का वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत इस आदर्श लक्ष्य से काफ़ी कम है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो। हम वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करें, देखो वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण, राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ की वनस्पति को निम्नलिखित कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। हम वर्षा की बात करें तो राज्य में वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है। पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम होती हैं और दक्षिण पूर्व में 100 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान व जलवायु की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च तापमान व शुष्कता पाई जाती है। मिट्टी एवं स्थलाकृति की बात करें तो रेतीली, लाल लोमी, काली और अरावली की पथरीली मिट्टी अलग अलग प्रकार के वृक्षों को सहारा देती हैं। भूजल एवं ऊंचाई व मानव गतिविधियों की बात करें तो गिरता भूजल स्तर, पर्वतीय ढाल जैसे माउंट आबू और इंसानी हस्तक्षेप व चराई याद रखना है। एक बार अपने नोटबुक में आप छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, कंप्लीट हो गया है टॉपिक। तो अपने जो राजस्थान की वनस्पति वाला जो जियोग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपना आज कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की वनस्पति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझा। अगर ये क्लास आपके लिए उपयोगी रही हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें। अगली क्लास में हम एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।